आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था। वो वीडियो कुछ इस प्रकार का था इंस्टाग्राम पर कि जिसमें पब्लिक रिएक्शन लिए जा रहे थे। तो एक लड़की है जो कई लड़कियों से एक सवाल करती है कि क्या तुम उत्तर प्रदेश के किसी इंसान को या किसी लड़के को डेट करना चाहोगी। तो लड़कियां उसमें 4-5 लड़कियों के रिएक्शन रहते हैं, 4-5 लड़कियों की प्रतिक्रिया रहती है। तो सब उसे उत्तर प्रदेश के लड़के को या उत्तर प्रदेश के लड़कों को डेट करने की पूरी प्रोसेस को रेड फ्लैग कहते हैं, यानी सीधे तौर पर नहीं। तो और इसका मुख्य कारण ये है कि ऐसी कुछ फ़िज़ा ही बनी है और हमारे जो पूर्व में कालांतर में ऐसे कुछ कर्म या क्रियाएं रही हैं जिनके फलीभूत ऐसी फ़िज़ा है, ऐसा माहौल है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं या उत्तर प्रदेश की ज़मीन से आने वाले लोग हैं उनमें उत्तर प्रदेश और यहाँ पूरे एक नॉर्थ बेल्ट की बात हो रही है जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आते हैं। तो ऐसी छवि ही है जिसके चलते आम लोगों में या ये जो साउथ की बेल्ट है, दक्षिण भारत की बेल्ट है और जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं उनके मन में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए थोड़ी एक बुरी छवि जैसी कुछ है। अब आप ये सोचेंगे कि ये इस घटना का जिक्र या उस वीडियो की बात का जिक्र हम यहाँ क्यों कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है इटावा। तो इटावा ज़िले का बकेवर थाना और उसके अंतर्गत आने वाला दांदरपुर गांव। यहाँ एक कथावाचक पहुँचते हैं अपने एक सहायक के साथ। कथावाचक का नाम भागवताचार्य व्यास मुकुट मणि अग्निहोत्री वो खुद को बताते हैं और उनके सहायक संत कुमार यादव। इन दोनों के साथ ये दोनों इटावा के इस गांव में कथा करने पहुंचते हैं। 21 से 27 जून के बीच कथा तय होती है कि इस दौरान कथा होगी। कथा के दूसरे ही दिन यानी 22 या 23 जून की ये घटना है कि कुछ स्थानीय लोग जो उस गांव के थे उन्होंने कथा कहने वाले तथाकथित भागवताचार्य से उनकी जाति पूछी। तब ऐसा आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी जाति छिपाई। उनकी जाति कुछ और थी लेकिन उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताया, जिसके बाद उनके साथ मारपीट होती है, यानी भागवताचार्य के साथ। उनके सहायक के साथ भी मारपीट होती है। हिंसा तक बात सीमित नहीं रहती, बात आगे बढ़ती है। उनके जो बाल हैं वो काटे जाते हैं। जो शिखा होती है आमतौर पर ज़्यादातर इसे ब्राह्मण समाज रखता है, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि किसी एक जाति या एक वर्ग तक ये सीमित है। तो उनकी शिखा यानी चोटी काट दी जाती है। और एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो एक महिला के सामने हाथ जोड़ते पैर पड़ते, मतलब उनको हाथ जोड़ने के लिए मजबूर करते देखा जा सकता है एक महिला के सामने। और अगर आप सोच रहे हैं कि घटना यहाँ पर रुकती है तो घटना यहाँ पर भी नहीं रुकती। उन्हें उन पर मानव मूत्र का और संभवतः जो सोशल मीडिया और अलग अलग मीडिया समूहों के माध्यम से खबरें आ रही हैं उन पर मानव मूत्र से और तथाकथित किसी ब्राह्मण जाति से आने वाले व्यक्ति के मूत्र से उन पर छिड़काव किया जाता है और कहा जाता है कि अब तुम पवित्र हो गए। तो ये कुछ घटना है। हाँ, इसके अलावा उन्हें एक महिला के, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि वीडियो में एक महिला के पैर छूने के लिए और नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। तो अब घटना का वीडियो सामने आया तो इस पर फिर चर्चा हुई, बहस शुरू हुई। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई कि क्या आज भी हम भले ही 21वीं सदी है, भले हम चांद पर पहुंच गए हैं, भले हम मतलब दुनिया की 5वीं तीसरी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो खुद को विश्वगुरु कहने का, खुद को तमाम विकसित या विकासशील देश होने के दावे करने का क्या अर्थ है कि अगर आज भी एक व्यक्ति के साथ इस तरह का बर्ताव होता है। इसके बाद घटना के जो मुख्य आरोपित थे 4 नाम सामने आते हैं। आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे उर्फ मनु दुबे और निक्की अवस्थी। इन 4 आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। और उसके बाद तमाम नेताओं की, लोगों की प्रतिक्रिया आती है। कोई विरोध करता है, कोई इसे बहुत बुरी घटना बताता है समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए। और तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच इस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ और फैक्ट्स हैं, जो कुछ और जानकारियां हैं,
जिनका मुख्य तौर पर जिन पर मुख्य तौर पर बात नहीं हो रही। जैसे कि जो भागवताचार्य थे उनका नाम है व्यास मुकुट मणि अग्निहोत्री। ये नाम वो हर जगह बताते हैं, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कथा सुन रहे थे उनका ये कहना है कि वो अग्निहोत्री यानी ब्राह्मण नहीं थे और उन्होंने अपनी जाति छिपाई, यानी अपने को किसी ब्राह्मण जाति का बताया और उनकी जाति कुछ और थी। तो ये और ऐसा सोशल मीडिया पर एक डिस्कोर्स है कि जाटव जाति से आते हैं, और ये भी एक आरोप है तथाकथित भागवताचार्य या कथावाचक पर कि वो पहले 3-4 साल पहले, ज़्यादा समय पहले नहीं, बौद्ध कथा कहते थे। यानी बौद्ध, इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि वो बौद्ध कथाएं कहते थे, तो बौद्ध धर्म का पालन भी करते होंगे संभवतः। और अब बौद्ध कथा कहते थे, और एक आरोपों की श्रृंखला में अगला आरोप ये भी है कि जो हिंदू संस्कार हैं, हिंदू परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उन पर सवाल करते थे, उनकी आलोचना करते थे, हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते थे। और अब जब वहाँ फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला बौद्ध कथा कहने में, तो उन्होंने स्विच किया और उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा कहने लगे। एक व्यासपीठों के भागवताचार्य बन गए। तो एक पक्ष तो ये है कि जो तथाकथित कथावाचक हैं उन्होंने अपनी जाति छिपाई, उन्होंने अपनी पहचान छिपाई कि वो इस जाति ब्राह्मण जाति से आते हैं, लेकिन वो असल में किसी और जाति से ही आते थे। तो इस पूरे विषय के दो पहलू अब निकल कर आते हैं कि अगर उन्होंने वाकई अपनी पहचान छिपाई तो इसे नैतिकता के आधार पर, इसे सामाजिक आधार पर सही नहीं कहा जा सकता। पहला पक्ष। दूसरा पक्ष, ठीक है, हम ग्रामीणों के इस आरोप को, स्थानीय लोगों के इस आरोप को सही भी मान लेते हैं, तो क्या एक आदमी के साथ इस तरह का बर्ताव होना चाहिए कि उसके बाल काट दिए जाएं, उसकी शिखा काट दी जाए, फिर उस पर मानव मूत्र का छिड़काव हो, उसके साथ हिंसा हो? तो कानून की दृष्टि से ये भी इस तरह की कोई भी घटना सही नहीं ठहराई जा सकती, या फिर इसके पक्ष में कोई भी तर्क काम नहीं करता है कि एक इंसान के साथ अगर आज के समय में भी इस तरह का बर्ताव होता है तो उसे किस तरह आप डिफेंड करेंगे, या किस तरह उसे सही के कटघरे में खड़ा करेंगे। तो ये घटना है जिस पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इटावा के स्थानीय सांसद और विधायकों ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। ये तो एक घटना हो गई। एक और घटना हुई जिसका कुल मजमून इटावा की घटना से बहुत अलग नहीं था, बस राज्यों का अंतर था। पहली घटना उत्तर प्रदेश के इटावा में हुई, दूसरी हुई उड़ीसा का गंजम जिला है, गंजम जिले का खारीगुमा गांव है। 2 दलित युवक जिनके घर में शादी थी, विवाह था, वैवाहिक समारोह था। तो शादी में कुछ चीज़ें दान दी जाती हैं, जिसे बहुत लोग दहेज भी कह सकते हैं। तो कुछ चीज़ें दान दी जानी थी, उन्हीं में से गाय दान दी जाती है उस उड़ीसा के उस इलाके में। तो 2 गाय और 1 बछड़ा लेकर 2 दलित युवक, खबरों के मुताबिक, पहले का नाम बुलू नायक और दूसरे का बाबूला नायक, दोनों अपने घर जा रहे थे क्योंकि वैवाहिक समारोह था, खुशी का मौका था और उसमें गाय दान की जानी थी। तो वो यही 3 गायें लेकर अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी खारीगुमा गांव के पास उन्हें कुछ लोग रोकते हैं। रोकने के बाद उनसे कुछ पूछताछ करते हैं गाय के बारे में और उनकी पहचान के बारे में। पूछताछ करने के बाद ऐसा आरोप लगा कि जिन लोगों ने उन दलित युवकों को रोका उनसे 30,000 रुपये मांगे। संभवतः उन 2 युवकों ने रुपए देने से मना किया या कहा कि इतने पैसे नहीं हैं, जिसके बाद उन युवकों के साथ मारपीट की जाती है, यानी 2 दलित युवकों के साथ मारपीट की जाती है बुलू नायक और बाबूला नायक के साथ। यहाँ भी बात मारपीट तक सीमित नहीं रहती। वो जो मारपीट करने वाले लोग हैं उन्हें एक सैलून लेकर जाते हैं, उनका भी बाल आधा मुड़वाते हैं, उन्हें आधा टकला कराते हैं। ये कराने के बाद उनके साथ मारपीट करते हैं और उन्हें रस्सी से बांधते हैं, फिर घुटने के बल जानवरों की तरह चलने के लिए मजबूर करते हैं और
बांध कर उन्हें 2 किलोमीटर तक, एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाते हैं। यहाँ तक ये इतना कुछ करने के बाद, क्योंकि उन्हें जानवरों की तरह चलने के लिए मजबूर किया गया, तो उन्हें घास खाने के लिए भी मजबूर किया गया। और इस घटना का भी वीडियो और फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें 2 दलित युवक अपने मुंह में पेड़ पौधे या घास ये सब मतलब खाते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा उन दलित युवकों को नाले का पानी पीने के लिए भी मजबूर किया गया। और इस पूरी घटना में, क्योंकि उन 2 दलित युवकों के साथ खूब मारपीट की गई, उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। फिर एक राहगीर, जिस रास्ते से उन 2 युवकों को पशुओं की भांति ले जाया जा रहा था, किसी राहगीर ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद डिस्कोर्स चालू होता है, पुलिस सक्रिय होती है और सक्रिय होने के बाद मामले की जांच करती है। जांच के बाद शुरू में 1 गिरफ्तारी होती है, फिर 6, फिर कुल 9 गिरफ्तारियां इस मामले में होती हैं। और ऐसा पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि हाँ, एक बड़ी बात इस केस में ये भी सामने आ रही थी कि जो दलित युवक थे उन पर गो तस्करी का आरोप लगा रहे थे उनके साथ मारपीट करने वाले, जबकि सच्चाई ये थी कि 2 दलित युवक अपने घर में एक शादी में गायें दान करने के लिए ले जा रहे थे। तो पुलिस की जांच पड़ताल में ये बात सामने आई कि मारपीट करने वाले लोगों का जो मुख्य लक्ष्य था, मुख्य उद्देश्य था, वो गोरक्षा कतई नहीं था और दलित युवक गो तस्करी नहीं कर रहे थे, जैसा कि उन पर आरोप लगा था कि वो गो तस्करी कर रहे हैं। तो ये घटना भी हमारे समाज की वास्तविकता से पर्दा पूरी तरह उठा देती है। हमारे समाज का जो कटु यथार्थ है, हमारे समाज की जो वास्तविकता है और जो तमाम सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक मोर्चे पर सबल प्रबल होने के दावे हैं, उनकी एक असल तस्वीर पेश करती है। क्या है कि आज इस मुद्दे पर पता नहीं कितनी बात होनी चाहिए, कितनी नहीं, पर आज के समय में भी अगर इस तरह की खबरें आती हैं कि एक दलित युवक है जिसे घोड़ी चढ़ने से मना कर दिया गया उसकी शादी में, और चढ़ गया तो उसके साथ मारपीट होती है। दबंगों के इलाके से बारात निकली और फिर दलित युवक जो घोड़ी पर सवार है अपने ही शादी के मौके पर, उसके साथ मारपीट होती है और पूरी बारात अस्त व्यस्त हो जाती है। तो एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास मौका जी रहा है या जीना चाहता है, सोचिए कि उसके साथ एकदम अचानक से ऐसी कोई बात हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में वो अपना ये अनुभव भूल पाएगा कि अगर कोई खुशी का मौका है और उसे घोड़ी से उतार कर घसीट कर मारा पीटा जाए, तो उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी में इस बात को भुला देना असंभव है। आज भी अगर फिर तो ये जो इस तरह की कविताएं लिखी गई हैं या आने वाले समय में लिखी जाएंगी और अभी लिखी जा रही हैं, ठाकुर का कुआं, तो फिर वो कविता भी सही है। फिर समाज के संभ्रांत वर्ग को, समाज के सवर्ण वर्ग को, सवर्ण जाति के लोगों को और मुख्य रूप से ब्राह्मणों को इस बात का दावा नहीं करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है, किसी प्रकार का भेदभाव है, वो ख़त्म है। तो अगर समाज में आज भी इस तरह की बात, इस तरह की हरकतें, इस तरह की क्रियाएं होती हैं जहां पर एक वंचित वर्ग से आने वाले व्यक्ति की प्रताड़ना हो, उसके साथ हिंसा हो, उसका सर मुंडवा दिया जाए और उसकी नुमाइश हो पूरे इलाके में, तो ये हमारी शिक्षा, हमारी सभ्यता, हमारी योग्यता, हमारे कौशल, हमारी समझ, हमारे संस्कार, हमारी नैतिकता, हर चीज़ पर सवाल खड़े करती है। हमें सोचने पर मजबूर करती है कि देश अगर एक तरफ कितना आगे जा रहा है तो दूसरी तरफ हम उसे कितना पीछे ले जा रहे हैं। तो ये घटना किसी भी तरह के शब्द ले आए जाएं, हर तरह के शब्दों में ये घटना निंदनीय और आलोचना के योग्य ही रहेगी। और फिर वही बात है कि हम जो अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन है, जहाँ पत्थरों से पीट पीट कर लोगों को सज़ा दी जाती है या काट कर उल्टा लटका दिया जाए किसी को, तो उस शासन में और इस शासन में क्या फ़र्क है। अगर हम खुद को लोकतांत्रिक व्यवस्था के नागरिक कहें, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करें,
और उसके बाद अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव। हो सकता है हमारी किसी मुद्दे पर, किसी धार्मिक मुद्दे पर ये बात सही है, अगर हम इस पर एक निष्पक्ष रवैया रखने का प्रयास करें तो जितने भी पुजारी हैं, जितने भी कर्म कांड से संबंधित व्यक्ति हैं, इसमें एक जाति के लोगों की संख्या अब नहीं रह गई है। अब हर जाति के हम अक्सर ऐसी खबरें सुनते हैं कि दक्षिण भारत के किसी मंदिर में दलित समुदाय से आने वाले पुजारी नियुक्त किए गए हैं, तो थोड़ा सामान्यीकरण हो रहा है। लेकिन हाँ, असहमति और आपत्ति होने के बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये एक तथाकथित स्वघोषित शिक्षित वर्ग के लिए शर्मनाक बात है। अब हम भले स्पेस मिशन हमारा बहुत ऊंचाइयां छू ले, हम कामयाब हो जाएं, हम दुनिया की तीसरी या पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं, लेकिन अगर किसी दलित समुदाय से, किसी पिछड़े समुदाय से आने वाले व्यक्ति को इस तरह की प्रताड़ना, इस तरह का शोषण, इस तरह का अपमान, इस तरह की गंदगी झेलनी पड़ती है, तो ये बतौर समाज हमारे लिए शर्म की बात है। और इस पर जितनी भी बात हो, जितनी भी निंदा हो, जितनी भी आलोचना हो, वो कम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो, और हो तो उस पर कानून निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करे। धन्यवाद।